सोशल मीडिया का दौर है, जदीद दौर है, और इस जदीद दौर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ क्या हो रहा है, हमारी अपनी सेहत पे हो रहा है। वो चाहे खाने पीने का हम बात कर लें, चाहे रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं। अब जितनी आर्टिफिशियल ज़िंदगी होती जा रही है उतनी उसके नताइज हमें बुरे मिल रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है वो हम ख़ास तौर पे बात करने वाले हैं जी, आंखें अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं, और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम उस वक्त से गुजरते हैं जब हमारी आंखें मुतासर हो चुकी होती हैं। मोबाइल फ़ोन बहुत सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ना सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं बल्कि गैर ज़रूरी इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी आपकी ज़िंदगी का सबसे लाजमी मलजूम हिस्सा मोबाइल फ़ोन बन के रह गया, जिस पे आप पूरी पूरी रात भी गुजार रहे हैं, पूरा पूरा दिन भी गुजार रहे हैं। आपकी आंखों के लिए कितना नुकसानदेह है। फिर इसके बाद कुछ चीज़ें फ़ैशन रिलेटेड हैं। हम कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे लिए कितने नुकसानदेह हैं। फिर कुछ लोग नज़र की कमज़ोरी के लिए लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं। फिर कुछ बच्चे पैदाइशी तौर पर जिनकी विजन मुतासर होती है, उसकी रीज़न क्या होती हैं। और फिर हम लोग जो नज़रअंदाज कर देते हैं कि कहीं ब्लर नज़र आ रहा है, आपको धुंधला सा नज़र आ रहा है, सर में मुसलसल दर्द रहना, ये वो सिम्टम्स हैं जो कि बराह रास्त असरअंदाज होते हैं हमारी नज़र की कमज़ोरी के साथ। इसकी वजूहात क्या हैं, अलामात क्या हैं, कब आपको अपनी आंखों का मुआयना कराना चाहिए, कितना ज़रूरी है टाइम टू टाइम आंखों का मुआयना कराना। और फिर वो लोग जो कि छुटकारा हासिल चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि अच्छा जी उनको ग्लासेस ना लगानी पड़े, लेंस ना लगाना पड़े, तो क्या इस जदीद दौर में ये मुमकिन है या नहीं है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद है, प्रोफेसर नदीम हफीज़ भट्ट साहब ने ज्वाइन किया है, आई सर्जन हैं और प्रिंसिपल अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज हैं। अपने मेहमान को वेलकम कहेंगे शो में। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं बेसिकली नज़र की कमज़ोरी है क्या, इसकी अलामात क्या हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया, और इस प्रोग्राम के तवसत से बहुत ज़रूरी मालूमात हमारे आवाम तक पहुँचेंगी, और आपका बड़ा ये अच्छा इक़दाम है कि आप ये इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये है कि बचपन से, पैदाइश से लेके बड़ी उम्र तक नज़र की कमज़ोरी का सिलसिला चलता है। बहुत सारे बच्चे हैं जो पैदाइशी तौर पे जिनमें नज़र की कमज़ोरी होती है, लेकिन उनकी अलामात 2 से 3 साल की उम्र में आनी शुरू होती हैं, जब बच्चे को पढ़ने लिखने की तरफ वो राग़िब होता है या वो टीवी गौर से देखना शुरू करता है, तो वो बच्चा टीवी देखने के लिए आगे आगे चलता जाता है जहाँ पे उसको क्लियर नज़र आए। और माँ बाप अक्सर ये सोच रहे होते हैं कि बच्चे ने करीब से टीवी देखा है जिसकी वजह से इसकी आँखें कमज़ोर हो गई हैं। ये अदर वे राउंड है, वो जाते ही करीब तब है जब उसको नज़र नहीं आ रहा होता, और वो बता नहीं सकता कि मुझे धुंधला नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा। फिर जब बच्चा स्कूल गोइंग होता है तो वहाँ पे टीचर नोटिस करती हैं कि जब बच्चे को पीछे बिठाया जाता है तो उसको नज़र नहीं आता, आगे बिठाते हैं तो उसकी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है। ये भी एक अलामत होती है। तो फिर स्कूल की तरफ से मैसेज आ जाता है कि जी बच्चे की आईसाइट चेक करवाएं। फिर बच्चों को सिर में दर्द होना, आंखों में बोझ रहना, थकावट रहना आंखों में, बच्चे की पुअर एफिशिएंसी इन स्टडीज़। माँ बाप समझते रहते हैं बच्चा नालायक है, पढ़ता नहीं है, मेहनत नहीं करता, उसको नज़र ही सही नहीं आ रहा तो उसने मेहनत क्या करनी है। इसलिए सारी दुनिया में असूल है कि पैदाइश के वक्त बच्चे की आंखें चेक होती हैं, उसके बाद जब बच्चा स्कूल जाता है उस वक्त आंखें चेक होती हैं, फिर स्कूल में भी सालाना मुआयना होता है आँखों का, और जब बच्चा उसके बाद हाई स्कूल से कॉलेज की तरफ जाता है फिर एक चेकअप होता है, फिर वो जब अपनी जॉब में एंटर होता है तब चेकअप होता है, 40 साल की उम्र में चेकअप होता है, उसके बाद फिर हर साल चेकअप होता है। ये तो तहजीब याफ्ता और जदीद मुल्क जो हैं जहाँ पे एक सिस्टम्स हैं और हेल्थ के, आपको भी पैटर्न फॉलो करना है कि कब कब आपको अपने बच्चे की आंखों का मुआयना कराना है। अब मुझे ये बता दीजिएगा, क्या कोई वजूहात भी होती हैं? कुछ लोग कहते हैं जेनेटिक है, अगर आपके पेरेंट्स की नज़र ख़राब थी या आंखों का मसला था तो वो फिर आपका चलता है जी आगे। ये जेनेटिक एलिमेंट लाजमी है, लेकिन 100% नहीं है। ठीक है। मेरे पास फैमिलीज़ हैं जो दोनों माँ बाप को ऐनक लगी हुई है और किसी बच्चे को ऐनक नहीं लगी हुई, और दोनों माँ बाप को नहीं लगी हुई और उनके 4 बच्चों को ऐनकें लगी हुई हैं। ये इसमें कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, मैटरनल डाइट ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, जेनेटिक्स, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जिससे बच्चे की सेहत जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त डिटरमिन हो जाती है, डेस्टिन हो जाती है कि क्या क्या चीज़ें उसको ज़िंदगी में होनी है। फिर हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं अच्छी खुराक के साथ, अच्छे माहौल के साथ। और ये जो स्क्रीन टाइम है ये अब डिफ़ाइन हो चुका है। 1 साल से 2 साल के बच्चे के लिए लेस देन 1 आवर, 1 घंटे से कम। 2 से 4 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे के लिए 2 आवर्स पर डे। 5 से 10 साल के लिए 3 to 4 आवर्स पर डे। अब हमारा क्या हो रहा है कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए भी हम मोबाइल पे कार्टून दिखा रहे हैं, बच्चा पैदा होता है तो उसको दिखाना शुरू कर देते हैं, वो ऐसा आदी हो जाता है कि वो उसके बगैर चल नहीं सकता, वो हर वक्त उसको फिर कोई ना कोई स्क्रीन चाहिए। और फिर जैसे जैसे वो बढ़ते हैं तो कुछ उनकी ज़रूरत भी बढ़ जाती है, जैसे स्कूल का काम भी स्क्रीन पे हो रहा है, कॉलेज का काम भी स्क्रीन पे हो रहा है,
कोविड ने इसको और ज़्यादा बढ़ा दिया। कोविड की वजह से बच्चे सारे घर बैठ गए और घर बैठने की वजह से उनको स्क्रीनों पे आना पड़ा, मजबूरी हो गई, वो तो ज़रूरत थी। लेकिन अब शौकिया भी सारा कुछ होता है। आप देखते हैं हर इंसान आजकल मोबाइल के सामने है। ऐसा ही है। क्या नींद की कमी भी आईसाइट के इन्फेक्शन की वजह? आईसाइट को कम नहीं करती, लेकिन आंखों की थकावट, सर में दर्द, बोझलपन और लेथार्जी, सारा दिन इंसान थका है, जब नींद ही नहीं पूरी हुई तो फिर उसने अगले दिन काम क्या करना है। इसलिए देर तक रातों को जागना, देखिए हमारा मज़हब भी कहता है कि हम इशा के वक्त और उसके फ़ौरन बाद सोएं और फजर के वक्त उठें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज अंग्रेज़ का भी मकौला है, ये सेहत के लिए कहते हैं मेक्स दी मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। तो ये मकूले ऐसे नहीं बन जाते, ये सदियों के तजर्बे के बाद कोई बात होती है। तो ये तयशुदा बात है कि अगर आपको अपनी सेहत ठीक रखनी है तो आपने अपने आप को नेचर के करीब रखना है, जो कुदरती असूल है, चाहे वो खुराक हो, वो आराम हो, कुछ भी हो, आप उसके करीब रहेंगे तो हमेशा सेहतमंद रहेंगे। सही। मुझे ये बताइएगा, मार्केट में ये जो तरह तरह की ग्लासेस अवेलेबल हैं, कुछ सस्ते ग्लासेस हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, वो फैशन के लिए बस लोग लगा लेते हैं, सो ये भी क्या आपकी विजन को मुतासर करते हैं? नहीं जी, शीशा क्योंकि बाहर लगा हुआ होता है ऐनक में, अगर आप ग्लासेस ऐनक की बात कर रही हैं तो वो तो इतना मुतासर नहीं करता, लेकिन उसकी क्वालिटी इतनी तो होनी चाहिए कि उसके थ्रू सही नज़र आए। ठीक है। ये नहीं मैं कहता कि बहुत महंगे और ये बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी शीशे लगवाएं आप, क्योंकि एनकों के नंबर बदलते रहते हैं। एडल्ट्स के भी नंबर हर 6 महीने के बाद उनका चेकअप ज़रूरी होता है। जिसको भी ऐनक लग जाए उसका चेकअप हर 6 महीने बाद। सन ग्लासेस हम यूज़ कर रहे हैं, सन ग्लासेस में कोई ऐसा इशू नहीं है जी। ठीक है। हाँ जी, वो यानी वो आपके विजन को मुतासर नहीं करते हैं, वो चाहे आप कोई सस्ती सी लेके भी लगा रहे हैं। आपने धूप से बचना है ना, अल्ट्रावायलेट लाइट से बचना है। अगर यूवी प्रोटेक्टेड ग्लासेस होंगे तो वो ज़रा ज़्यादा इफेक्टिव होंगे एक ऑर्डिनरी प्लास्टिक के मुकाबले में। धूप से बचने की आपने बात की, बड़ा अच्छा पॉइंट है। धूप से आंखों को बचाना किस हद तक ज़रूरी है? जो लोग बाइक पे सफ़र कर रहे हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे आप? धूप और डस्ट किस तरह आंखों को मुतासर कर सकती है? बाइक के लिए एक तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी। दूसरे नंबर पे सन ग्लासेस बहुत ज़रूरी हैं, या अगर आपको नज़र की ऐनक लगी हुई है तो आपकी वो ऐनक लगाना ज़रूरी है ताकि आपको फासले पे चीज़ें नज़र आएँ और आप सेफली ड्राइव कर सकें। आँखों के अंदर डस्ट का पड़ना, आँखों के अंदर कीड़े मकोड़ों का आंख में चले जाना, ये रोज़मर्रा की हमारी इमरजेंसी है कि लोग ये सब कुछ होने के बाद हमारे पास आते हैं कि जी ये कीड़ा पड़ गया, इसको निकाल दें, ये डस्ट का पार्टिकल चिपक गया आंख के अंदर, जाके इसको उतार दें। और वो एक इमरजेंसी, क्योंकि बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, पानी निकलता है और तकलीफ़ होती है, तो जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो फ़ौरन रजू करता है इमरजेंसी में भी और क्लिनिक्स में भी। फिर हम उसे निकाल देते हैं, लेकिन हिफाजत ये है कि ऐनक लगी हो और जब भी आप बाहर से घर आएँ तो जब आप मुँह हाथ धोते हैं, वज़ू करते हैं, तो उस टाइम पर आप अपनी आँखों को भी नॉर्मल नलके के पानी से धो लें। ये भी एक तासुर है कि जी बर्फ़ वाले पानी से धोएं, तो बर्फ़ वाला पानी लगाने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ नॉर्मल टैप वाटर जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर पे, उससे आंखों को साफ़ कर लें तो काफ़ी है। अच्छा जी, अब मुझे ये बता दीजिएगा, हम लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, सो उसका तरीक़ेकार क्या है? आप लेंस का इस्तेमाल कितनी देर के लिए कर सकते हैं? जो लोग फैशन लेंस का इस्तेमाल करते हैं, आईसेट के लिए करते हैं, डिफरेंस? देखें जी, लेंस जो है वो 2 किस्म के होते हैं, प्लेन और कलर्ड। ठीक है, कलर्ड ज़्यादातर फैशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पार्टीज़ पे, फंक्शंस पे, वेडिंग्स पे। और ज़्यादातर जो लोग नज़र वाले लेंस हैं वो ऐनक नहीं लगाना चाहते, तो वो कॉन्टैक्ट लेंस लगा लेते हैं ताकि किसी को पता ना चले कि उनकी आई साइट कमज़ोर है और वो कॉस्मेटिकली बेहतर नज़र आए। तो लेंस लगाने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसकी एहतियात बहुत ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली हम लोग जिस तरह जनरली अपनी लाइफ में एहतियात नहीं बरतते किसी भी चीज़ में, न खाने पीने में, न सोने जागने में, इसी तरह हम लेंसेज को भी रफली हैंडल करते हैं। जब आप उनको रफली हैंडल करते हैं तो फिर वो आंख में ज़ख्म का बाइस बन सकते हैं। इसलिए मैं तो अगर किसी को रिकमेंड करता भी हूँ तो सुलझे हुए पढ़े लिखे लोग जो उसको मैनेज कर सकें, उसके वाटर को बार बार चेंज कर सकें, हाथ धो के उसको लगाएं, हाथ धो के उतारें ताकि जरासीम ना जाएं, और उसकी केयर पूरी करें, डब्बियाँ उसकी साफ़ हों, ये सब कुछ जो कर सके वो लगा लें, वो भी सिर्फ कहीं आने जाने के लिए, बाकी उससे बेहतर ट्रीटमेंट से। अच्छा, कुछ लोग तो मेकअप का इस्तेमाल भी करते हैं, लेंस के साथ लगा के सो भी जाते हैं, इस प्रैक्टिस को कैसा देखते हैं आप? देखें, जो एक्सटेंडेड वियर लेंस एक दूसरी टाइपिंग भी है कि डेली वियर और एक्सटेंडेड वियर। डेली वियर को तो सुबह लगाएं या चंद घंटों के लिए लगाएं तो उतार देने चाहिए। जो एक्सटेंडेड वियर हैं वो लगाए जा सकते हैं 2 से 3 दिन के लिए, लेकिन फिर भी मैं एज ए स्पेशलिस्ट ये रिकमेंड करूंगा कि उनको भी रात को उतार देना चाहिए। देखिए, रात को हमारी बॉडी को रेस्ट की ज़रूरत होती है, हमारे पूरे जिस्म को रेस्ट की ज़रूरत है, तो आंखों को भी रेस्ट की ज़रूरत है। तो आप एक आर्टिफिशियल प्लास्टिक की चीज़ आंखों पे क्यों लगा के रखें जबकि आप सो रहे हैं, और उस टाइम पे आपने देखना भी कुछ नहीं और किसी ने भी आपको नहीं देखना कि आप कॉस्मेटिक लेंस लगा के सोए हुए हैं। तो इसलिए उस वक्त उनको उतार दें ताकि आंखों को भी रेस्ट मिल जाए और लेंस भी अपने सोल्यूशन में जाके
फ्रेश हो जाएं। ठीक है, अब मुझे ये बता दीजिएगा कि हम कहते हैं बहुत दौर जदीद है, अब लोग कहते हैं ग्लासेस से, लेंस से छुटकारा चाहिए। सो हमारे यहाँ क्या ऐसे इलाज मौजूद हैं कि आपकी मैक्सिमम मिनिमम कितनी आईसाइट वीक हो तो आपको इन चीज़ों से छुटकारा मिल सकता है? देखें जी, ये इलाज हमारे यहाँ पिछले 20 साल से मौजूद है। ये कहना कि लेकिन ये लोग घबराते हैं ना कि वो बार बार ये ना हो कि अगर आप करा रहे हैं कुछ सर्जरी टाइप चीज़ें या फिर लेज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपकी विजन ना मुतासिर हो। कुछ लोग कहते हैं आंखें उससे टेढ़ी हो जाती हैं। नहीं, इसमें इस तरह से है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें पेशेंट सिलेक्शन। वो लोग जो क्राइटेरिया के मुताबिक इसके ऊपर फिट आते हैं, उनका अगर आप इलाज करें और लेज़र ट्रीटमेंट करें तो उनका अल्लाह के फजलो करम से और डॉक्टर की कोशिश से, मैं पर्सनली करता हूँ और मुझे इसका पूरा तजर्बा है पिछले 20 साल से। तो पेशेंट सिलेक्शन सबसे इम्पॉर्टेंट है कि किसका करना और किसका नहीं करना। रफली स्पीकिंग, जो 18 साल की एज पे बच्चा पहुँच गया है और उसकी ग्रोथ जितनी होनी थी वो हो गई है, आंखों की शेप जितनी चेंज होनी थी वो हो चुकी है, कद काट बढ़ चुका है और नंबर स्टेबल हो चुका है। ये 2 रिक्वायरमेंट्स हैं, नंबर का स्टेबल होना और एज 18 साल से ऊपर होना। अगर आप इनका ट्रीटमेंट करें, वो चाहे बच्चा लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो, जब उनका ट्रीटमेंट आप करते हैं तो आपको 100% रिजल्ट्स मिलते हैं। कोई उसकी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है ना उसके कोई साइड इफेक्ट। एज भी मैटर करती है, ग्रोइंग एज में नंबर चेंज हो रहा होता है। तो आप अगर नंबर स्टेबल नहीं है तो आप किस नंबर को ट्रीट करेंगे? नंबर का स्टेबल होना ज़रूरी है। और रेंज इसकी ये है कि -1.75 -1 से लेके 12-14 नंबर तक की ऐनक उतारी जा सकती है इस ट्रीटमेंट की मदद से। और जो प्लस के, ये माइनस के हैं, प्लस का थोड़ा फैसिलिटी अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। जो कुछ दुनिया में इसमें हो रहा है ना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान में भी हो रहा है और इक्विपमेंट सारे यहाँ पे अवेलेबल हैं और हम ये कर रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गवर्नमेंट सेक्टर में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट में से बेसिकली गवर्नमेंट के टारगेट होते हैं बीमारियों का इलाज करना। कॉस्मेटिक्स जो है ना वो यूजुअली प्राइवेट सेक्टर में आती हैं क्योंकि एक्सपेंसिव होती हैं, तो इसलिए उसका इस्तेमाल वहाँ पे है। सही। अब मुझे ये बता दीजिएगा किन लोगों को आप नहीं सजेस्ट करते हैं कि जी आपको ऑपरेशन की तरफ नहीं जाना चाहिए, आप अगर ग्लासेस ही लगा कर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा? इसमें ऐसे जी कि प्रेगनेंसी के दौरान ये रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी में पूरी बॉडी की डायनामिक्स चेंज हुई भी होती हैं। जब तक वो खातून उससे फ्री ना हो जाएं और उनकी डायनामिक्स नॉर्मल पे आ जाएं तब तक उसको नहीं करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मैंने जैसे बताया कि 18 साल से कम उम्र को नहीं करना चाहिए। तीसरे नंबर पे जिनका नंबर स्टेबल नहीं है उनको नहीं करना चाहिए। चौथे नंबर पे जिनको आंखों की और बीमारियां हैं, जैसे कि उनको सफ़ेद मोतिया है, काला मोतिया बन गया है या बन रहा है। डायबिटिक पेशेंट्स को क्या? डायबिटिक पेशेंट्स का हो सकता है, प्रोवाइडेड वो कंट्रोल हो, 100% कंट्रोल हो फॉर अ लॉन्ग टाइम, फिर हम कर सकते हैं। आंखों के पर्दे जिनके माइनस नंबर की वजह से कमज़ोर हों और वो फिर भी इंसिस्ट करें करवाने के लिए, तो उनको हम ये गाइड करते हैं कि पहले पर्दे का ट्रीटमेंट करवा के उसको सिक्योर करें, उसके बाद वो अपना ये वाला इलाज करें। सही। तो हर पेशेंट का एक डिटेल्ड मुआयना होना ज़रूरी है इससे पहले कि उसको ये ट्रीटमेंट किया जाए। सही। मैक्सिमम मिनिमम रिकवरी टाइम क्या होता है अगर आप अपनी 3 to 5 days, मैक्सिमम 1 वीक के अंदर पेशेंट सिम्टम फ्री हो जाता है। क्वालिटी ऑफ विजन इंप्रूव होती रहती है फॉर नेक्स्ट 3 to 4 वीक्स। उसके बाद भी क्या आपको एहतियात की ज़रूरत होती है लाइट से, डस्ट से? नहीं, ये पहला हफ्ता होता है जिसमें लाइट और डस्ट से तो खैर आपको हमेशा ही एहतियात करनी चाहिए, लेकिन तेज़ लाइट से फर्स्ट वीक में थोड़ी सी एहतियात होती है। उसके बाद ऐसा मसला नहीं होता, आप नॉर्मल होते हैं। आप स्क्रीन पे भी जा सकते हैं, आप काम भी कर सकते हैं, अपनी रूटीन आप परसू कर सकते हैं। सही। प्रिंसिपल इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज आप हैं, तो कैसे आप अपनी खिदमात को देख रहे हैं, कितने पुरज़्म हैं, क्या क्या चेंजेस लेकर आना चाह रहे हैं? ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी अल्लाह ताला के हुक्म से, और मैं उस वक्त पिछले साल हज पे था और हरम शरीफ में मौजूद था जब मुझे ये ऑर्डर मिले, तो मैंने समझा कि ये अल्लाह के हुक्म के तौर पे आए हैं और इसके अंदर अल्लाह ताला इसमें बरकत दे और मुझे इस काबिल बनाए कि मैं इस इदारे की खिदमत कर सकूँ। मैं पिछले 20 साल से अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में एज प्रोफेसर आई डिजीज़ का काम कर रहा था पहले, और सीनियर मोस्ट प्रोफेसर था। तो जब पिछले प्रिंसिपल रिटायर हुए तो फिर मेरी टेम्प्रेरी से पहले पोस्टिंग हुई, उसके बाद रेगुलर सिलेक्शन हो गई और मुझे 8 महीने हुए हैं काम करते हुए एज प्रिंसिपल। और अल्लाह के फजल करम से मैं अब तक 210 इनिशिएटिव ले चुका हूँ मुख्तलिफ कॉलेज के और हस्पताल के मिलाकर, जिनमें स्टूडेंट्स हॉस्टल्स, डिपार्टमेंट्स, वर्किंग ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, डिजिटलाइजेशन ऑफ अल्लामा इकबाल, जिसमें हम उसको पेपरलेस कॉलेज बनाना चाहते हैं, जो कि पब्लिक सेक्टर का पहला मेडिकल कॉलेज होगा जो डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है। उसके बाद हस्पताल में हमने बेशुमार काम किए, डोनेशन हमने बेशुमार इकट्ठी की। 10 करोड़ के करीब मैं डोनेशन पिछले 8 महीनों में ला चुका हूँ मुख्तलिफ इदारों की तरफ से, पेशेंट वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से, और भी हमारे फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, डोनर्स हैं, एक 2-3 फैमिलीज़ हैं जिन्होंने हमें काफ़ी सपोर्ट किया है, ख्वाजा साहब हैं और इस तरह, तो उन्होंने मुख्तलिफ इक्विपमेंट्स हमें लेके दिए हैं और गवर्नमेंट भी हमारी मदद कर रही है इसमें।
गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली हमें 10 करोड़ रुपए दिए अस्पताल की रेनोवेशन और उसको रिफर्बिश करने के लिए। उस सिलसिले में हम काफ़ी काम कर रहे हैं, जिसमें कॉरिडोर्स, वॉशरूम्स, स्टेयर केसेस, लिफ्ट्स, इन सबको हम अप टू डेट कर रहे हैं। जिना अस्पताल एक बड़ा अस्पताल है, आपको पता है, वहाँ 1500 बेड की कैपेसिटी है और 1800 से ज़्यादा पेशेंट उसमें एक वक्त में आए होते हैं। इमरजेंसी में हम रोज़ के 2 से 3 हज़ार पेशेंट्स को डील कर रहे हैं। आउटडोर में हम तकरीबन 7000 मरीज़ों को डेली डील कर रहे हैं। हमारे साथ अटैच हैं जनाब डॉक्टर गौहर एजाज साहब, जो हमारे चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के, और वो गौहर एजाज फाउंडेशन हमारी बड़ी हेल्प कर रही है। वो पेशेंट्स को फ्री मील दे रहे हैं। वो उन्होंने मेहमान खाना बनाया है जो अटेंडेंट्स के रहने की जगह है। डायलिसिस सेंटर चल रहा है। इसके अलावा भी बहुत सारे काम, फ्री मेडिसिन भी चलिए जी, हम प्रोवाइड दुआ गो हैं कि इसी तरह अस्पताल के मामलात खुश उसलूबी से अच्छे तरीके से चलते रहें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों की दाद रसी हो सके, इलाज मुआलजा हो सके। थैंक यू सो मच एंड गुड। बहुत शुक्रिया।